है क्या? 21 से स्टार्ट हो गया। लॉ ऑफ डिमांड मैंने बायो में बताया आप लोगों को टेक्स्ट बुक में कितने लॉस है। 3 लॉ। पहला है जो क्रिकेट लेसन में था लॉ 21, दूसरा आप लोगों का है लॉ ऑफ डिमांड और तीसरा वाला आने वाला है लोगों को लॉ ऑफ तीनों अकेला ही आप लोगों को 12 मार्क्स कम से कम पड़ेगा। तीनों में से एक लॉ 8 मार्क्स का रहेगा और 4 मार्क्स के दूसरा कुछ आप लोगों को मतलब लॉ का खाली एग्जाम्पशन लॉ का खाली इलेक्शन या खाली लॉ आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए आवश्यक है। तो मतलब 8 मार्क्स का फुल लेस का आंसर होगा और 4 मार्क्स का आप लोगों को शॉर्ट आंसर रहेगा। टोटल मिलाकर 12 मार्क्स का लॉ रहेगा। तो जो वीक बच्चे होंगे जो वीक फिट होंगे ना तो वो अगर तीनों लॉ को अच्छे तरीके से कर ले और ऑब्जेक्टिव भी अच्छे तरीके से कर लेगा 16 मतलब 32 मार्क्स का पेपर उसका आई थिंक हो जाएगा। मतलब बच्चा पास होना चाहे तो वो हो सकता है। ठीक है, केस स्टडीज को कर लिया तो भी तो इसके लिए लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। एनी हाउ आप लोगों को तीनों लॉ याद करने का रट के जाना ही आ सको। ठीक है, अब तीनों लॉ के अंदर आप लोगों को लॉ ऑफ डीएमवी तो है उसका लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज में तो कुछ स्टेटमेंट हो गए थे डिफिकल्ट है। बट यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की बात करें या लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें बहुत सिंपल से लैंग्वेज और बहुत ईजी लैंग्वेज है। ठीक है, कल हम लोगों ने बेसिक चीजें देखा था। डिमांड शेड्यूल के अंदर हम लोग ने पढ़ा था डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप देखा था। याद है आप लोगों को? डिमांड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है बताओ? इनवर्स रिलेशनशिप। ये याद रखने को डिमांड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स का मतलब क्या होता है? हाँ, अपोजिट होगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्स अपोजिट रिलेशनशिप। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर भी यही चीज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी बहुत सिंपल होता है और जो आप लोग तीनों लॉ में काम आएगा। तीनों, एक लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, तीनों लॉ के अंदर सेम इंट्रोडक्शन आप लोगों को है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर देखो आप लोग यहाँ पे प्रीवियस लॉ के अंदर भी जो बच्चों ने पढ़ा था देखा था द लॉ ऑफ डिमांड है ना। यहाँ पे डिमांड के बारे में बात होती है। लॉ ऑफ डिमांड लिखा हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सेगमेंट यानी कि तीनों लॉ जो है कहाँ से आए हैं? अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है और उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ था और बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और जो पब्लिश कब हुई थी? ये भी आप लोगों को डेट याद रखना ऑब्जेक्टिव वगैरह के अंदर लोगों को कहाँ पे आ सकते। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले लॉ के बारे में बताया कि द लॉ इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बहुत सिंपल है, 2-3 बार आप लोग पढ़ोगे। 3 चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहला लॉ किसने लाया है, दूसरा कब लाया है और क्या बताया गया है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का लॉ किसने लाया है? तो द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है ना। ये उसने लेके आया, उसकी बुक में लिखा। कब लाया है? तो विच इज पब्लिश्ड इन 1890 है ना। 1890 में बुक पब्लिश हुई थी। फिर तीसरा लॉ में क्या बताया गया है? लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। यहाँ से अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा और ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप लोगों को एक जगह पे तीनों लॉ में काम आएगा। ठीक है, तीनों लॉ के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट सेम है और ये तीसरा वाला रिलेशनशिप बिटवीन जो है वो चेंज है। जैसे कि ये वाला पढ़ रहे तो यहाँ पे डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप है। सप्लाई वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्राइस और सप्लाई का डिपेंड करेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई आ जाएगा। बस इतना ही क्वालिटी। बाकी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको तीनों जगह पर देख दिया जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट स्टेटमेंट आप लोगों को एज इट इज याद करना रहेगा तीनों लॉ के अंदर विदाउट एनी चेंजेस है ना। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या सर? तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में अपनी लैंग्वेज में आपको नहीं करना है, जैसा बुक में दिया हुआ है एज इट इज आप लोगों को कॉपी करना रहेगा। ठीक है, अब देखा जैसे अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा हुआ है तो यहाँ पे वही अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग बीइंग इक्वल। इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन तीनों लॉ के अंदर सेम है ना। तीनों लॉ के अंदर ये फर्स्ट लाइन क्या है? सेम। क्या लाइन हो रहा है फर्स्ट लाइन में? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल और क्या लिखा हुआ है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है ना। बाकी सारी चीजें सेम होना चाहिए। ये वाला जो पार्ट होगा ये पार्ट आप लोगों को तीनों लॉ में सेम है। तो वापस से वही बात है कि ये अच्छे तरीके से लर्न कर लोगे तीनों जगह पे आप लोगों को काम पर। अब मेन जो लॉ है यहाँ पे 2 लाइन है। सिंपल है, हम लोग ने लॉ पढ़ा है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो वही है, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है ना। कोई भी चीज का प्राइस क्या रहेगा? हायर, तो स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड। और यहाँ पे उसका अपोजिट, हायर के बदले लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और स्मॉलर के बदले यहाँ पे हायर द क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आया है ना? क्या हो गया? हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, चीज का भाव अगर ज्यादा रहेगा तो डिमांड क्या होगा?
कम, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांड, बहुत ज्यादा तो डिमांड क्या होगा, कम। और यहाँ पे लोअर द प्राइस, प्राइस अगर कम रहेगा डिमांड क्या रहेगा, हायर। डिमांड क्या रहेगा, सिंपल है, प्राइस ज्यादा रहेगा तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम रहेगा तो डिमांड बढ़ेगा। उसी चीज को स्टेटमेंट में लिखना है, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, और लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हायर द क्वांटिटी डिमांडेड। अपोजिट है ये, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ध्यान से आप लोग 2-3 बार रीड करोगे आराम से आएगा। हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड, और लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस क्या रहेगा, कम, तो हायर द क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से समझ में आया स्टेटमेंट क्या बोल रही है, जो मैंने हिंदी में आपको बोला है वही चीज यहाँ पे इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, वही चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करना है। तो आप देखो यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये दोनों चीजें आप लोगों को एकदम चुटकियों में याद हो जाएगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर द लॉ ऑफ डिमांड वाज introduced by Professor in his book Principles of Economics, which is published in the law explains the relationship between price and quantity demand। ये इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इसमें भी पहली लाइन फिक्स होती है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्बर्ट मार्शल, है ना, ये हो गया। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, है ना, बाकी सारी चीजें कंडीशन सेम होनी चाहिए। अब इन्वर्टेड कॉमा में आप लोगों का स्टार्ट होगा क्या, लॉ। लॉ क्या बोल रहा है, हायर द प्राइस ऑफ द बराबर, सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे इजीली हो जाएगा। अब इसी लॉ को सिंबॉलिकली साइन के जरिए प्रेजेंट किया हुआ है। तो साइन के जरिए क्या किया है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज CS, मतलब डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप, F का मतलब फंक्शनल आएगा, आगे एप्लीकेशन है, P ऑफ एक्स मतलब प्राइस ऑफ दी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे D का मतलब क्या होता है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, है ना, X का मतलब क्या हो गया, कमोडिटी, F का मतलब क्या हो गया, फंक्शन, और PX का मतलब प्राइस ऑफ दी कमोडिटी एक्स, यानी कि कमोडिटी को चीजों की प्राइस के बारे में बताया जाए। तो ये सिंबॉलिकली आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न करता रहेगा। और उसका एप्लीकेशन D का मतलब क्या होता है, डिमांड, P का मतलब क्या होता है, प्राइस, F का मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन। ठीक है, तो ये 3 चीज दिया हुआ है हम लोगों को, और X का मतलब क्या हो जाएगा, कमोडिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजीली हम लोग ने देखा और इजीली ये चीज हो गया। अब एजम्पशन और एक्सेप्शन, ये दोनों चीजें आपको 4 मार्क्स के लिए या तो 4 मार्क्स के लिए, इन दोनों के आप लोगों को कोई भी चीज में आ सकता है। अब एजम्पशन बहुत ही सिंपल होता है। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन, मतलब लॉ इन चीजों पे लगेगा या कब लॉ लग सकता है। फिर आप लोगों ने पहले पढ़ा है लॉ ऑफ डीएनयू, जिन बच्चों ने पढ़ा था तो वहां पे भी एजम्पशन पढ़े थे हम लोग ने, और वहां पे भी एक्सेप्शन पढ़ा था हम लोग ने। यहाँ पर भी एजम्पशन है और ये एक्सेप्शन है, मतलब लॉ लगाने के लिए आपको इन बातों पे ध्यान देना है ना, ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही जाके लॉ होगा, लॉ अप्लाई होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कैसा होता है। अब लॉ क्या बोल रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम, और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यही लॉ बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, मतलब एजम्पशन मतलब कंडीशन, आदमी की लेवल ऑफ इनकम चेंज होगी तो विदाउट चेंज, देखो लॉ में क्या बोल रहा है, प्राइस और डिमांड इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई चीज नहीं आना चाहिए। अगर कोई चीज आ गई तो उसकी वजह से अगर डिमांड चेंज हो रहा है तो मतलब लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में अगर कोई चीज आ गई तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में क्या आ गया, इनकम, प्राइस सामान का उतना ही है, क्वांटिटी डिमांडेड भी वही है, लेकिन बीच में आदमी की इनकम बढ़ गई, बराबर है। जैसे कि एग्जांपल है ना, एग्जांपल में आप लोगों के तो एक मैंगो का सीजन चल रहा है ना, बराबर, मार्केट के अंदर मैंगो का रेट 100 रुपीज या 120 या 150 रुपीज के भी है ना होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, एक आदमी है जो दिन भर मेहनत करता है, शाम को घर में आने के वक्त से देखता है कि मैं दिन भर में 1000 रुपए कमाया। अब वो 1000 रुपीज लेके जाने के वक्त में सोचता है कि चलो मेरे बच्चों की मैं 1 किलो मैंगो लेंगे। ठीक है, तो मेरे 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे जितनी भी हो गए, फैमिली के लिए सोचा कि रोजाना मैं 1 किलो लेके जाने का उसने क्या किया, मेंटालिटी बनाया कि 1000 रुपए कमाता है तो कितने का मैंगो लेके जाता है, हाँ 100 रुपए का, मतलब 1 kg वो मैंगो लेके जाता है। ठीक है, तो डेली 1000 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए का मैंगो लेके जा रहा है, 1000 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए का मैंगो लेके जा रहा है। अब अचानक किसी दिन ऐसा हो गया कि वो 1000 रुपए के बदले उसने उसी दिन में 1500 रुपया कमा लिया। ठीक है, तो 1500 रुपया कमा लिया तो वो क्या सोचेगा, जाने के टाइम में मैं दिन तो वही था मेरा, 1000 के बदले मैंने क्या किया, 1500 कमा लिया। तो एक काम करता हूँ मैं, आज के दिन क्या करता हूँ, बच्चों को 100 रुपए के बदले 200 रुपए का मैंगो लेके जाता हूँ, है ना, 1 किलो के बदले 2 किलो लेके जा रहा हूँ। मेरे को कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, इनकम इंक्रीज हुई ना वहां पर, है ना। एक ही दिन में पहले मैं क्या करता था, खर्चा करता था 100 रुपया, तो भी 900 रुपया घर पे लेके जाता था। अब तो मैंने 1500 रुपया कमाया, 200 रुपये का आम लेके जाऊंगा तो भी मेरे पास कितना बचेगा, 1300 रुपया बची रहे ना, तो वो क्या करेगा, 200 रुपीज का मैंगो लेके जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इनकम इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हो गई तो आदमी ने अपने डिमांड को क्या कर दिया,
डिमांड को क्या बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। हाँ, जबकि लॉ क्या बोलता है कि डिमांड कब बढ़ना चाहिए, जब प्राइस कम होगा। लेकिन अभी जो मैंने केस बताया मैंगो के केस में, क्या वहां पे प्राइस बढ़ा मैंगो का? नहीं, वहां पे क्या बढ़ रहा है? इनकम। देखो, इनकम की चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो जाता है। तो ये चीज कंडीशन है ना, ये एजम्पशन है, कंडीशन, ये चेंज नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब वही होना चाहिए लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि आदमी की अगर लेवल ऑफ इनकम चेंज हो जाएगी तो आदमी क्या करेगा, ज्यादा लेने के बारे में सोचेगा। तो इसके लिए इस कंडीशन में लॉ नहीं रखा है ना। तो कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम मतलब इनकम आदमी की वही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, लॉ लगाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन का साइज चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल इसके लिए भी मैं अगर आप लोगों को बताऊं, एक फैमिली है जिसके घर में 2 बच्चे या 3 बच्चे है ना, पापा वही मैंगो लेके जाते, रोजाना 1 किलो मैंगो लेके जाते, घर में बच्चे लोगों को दे देते, 1 किलो लेके जाते, बच्चों को दे देते। अब ऐसा हुआ कि छुट्टियों का टाइम आया, गाँव से मेहमान आ गए, बराबर। अब जब गांव से मेहमान आ गए तो जो 4 बच्चे थे या 2 बच्चे थे वो 4 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो पापा क्या सोचेंगे, भाई 1 किलो पहले लेके जाता था, पहले 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, लेकिन अब तो 5 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो चुके हैं ना। भाई गाँव के लोग आ चुके हैं तो लोग पॉपुलेशन क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। लेकिन 1 किलो में होगा क्या, नहीं होगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। अब 1 किलो के बदले वो क्या करेंगे, 2 किलो। भले से वो कमा रहे उतना ही है ना, लेकिन वो क्या करेंगे, क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। लॉ क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होना चाहिए, और प्राइस कम होगा तो ही डिमांड बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे प्राइस कम हुआ, नहीं, यहाँ पे पॉपुलेशन चेंज हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और अगर इसका उल्टा पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया तो, है ना, घर के अंदर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, है ना, और हस्बैंड और वाइफ दोनों बच्चे छुट्टियों में चले गए नानी के वहां, बराबर। छुट्टियों में नानी के वहीं जाते बच्चे ना, नानी के वहां चले गए। तो अब घर पे कोई है नहीं, हस्बैंड और वाइफ 2 जन है। तो आप बोलेंगे यार अभी 1 किलो लेके जाकर मैं क्या करूंगा, आधा किलो लेके चले जाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं होना चाहिए। इनके पॉपुलेशन चेंज होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ये दोनों चीजें अगर ध्यान से देखोगे, कल इसका मीनिंग मैंने बताया था आप लोगों को, याद है। सब्स्टिट्यूट गुड किसको बोलते हैं, ये शक्कर की जगह गुड़ यूज किए तो हाँ, एक का सब्स्टिट्यूट जो रहता है ना, शक्कर की जगह गुड़ का यूज करना, चाय की जगह कॉफी यूज करना, या तो याद रखना पेट्रोल की जगह डीजल यूज करना, ये क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कौन से गुड्स है, हाँ। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर की चेंजेस की वजह से हमारे प्रोडक्ट के डिमांड के अंदर भी चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज होगा, तो वही एग्जाम्पल, हमारे पास में कॉफी का बिजनेस है, पड़ोस में चाय वाले का बिजनेस है। हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की, पाछू वाले ने अपना प्राइस क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो जब देखो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा हम लोगों का, क्योंकि वो भाव बढ़ा रहा है तो उसके कस्टमर हमारे पास आएंगे, तो उसके कस्टमर जब हमारे पास आएंगे तो हमारा डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। और अगर उसने भाव कम कर दिया, है ना, कॉफी का रेट उसने कम कर दिया, तो क्या होगा, हमारा डिमांड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब लॉ क्या बोलता है कि जब तुम प्राइस बढ़ाओगे तो ही डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे प्राइस बढ़ा रहे नहीं, पांचों वाला प्राइस बढ़ा रहा है, तो उनकी वजह से हमारे डिमांड के ऊपर क्या हो जा रहा है, चेंजेस आ रहा है। तो इसके लिए प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हुआ तो डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन सेम। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलते हैं, ये भी कल आकर गया, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलते हैं, एक के साथ दूसरा जो यूज होता है ना, जिसको हम लोग ने बोला था कि जब तक दोनों को मिलाकर यूज नहीं करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, है ना। जैसे कि नोटबुक और पेन, रबर, और पेट्रोल और कार, है ना, ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से हमारे प्रोडक्ट के डिमांड के अंदर चेंज होता है ना। अभी अगर लॉ क्या बोल रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड कम होना चाहिए, प्राइस कम होगा तो भी डिमांड बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने हमारा कार का बिजनेस और हमने चेंजेस किया नहीं, क्या हुआ, पड़ोस में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का रेट बढ़ गया। अब पेट्रोल का रेट बढ़ने की वजह से हमारे कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या हमने कोई अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस किया, नहीं, है ना, सामने वाले ने, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भाव बढ़ गया तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भाव कम हो जाएगा तो हमारा डिमांड क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है ना। तो हम अपने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेन सेम बोलो या रिमेन कॉन्स्टेंट बोलो, मतलब सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगली चीज का लिखना पड़ेगा, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। इसके बारे में भी कल हम लोग ने पढ़ा था, फ्यूचर प्राइस के बारे में एक एक्सपेक्टेशन नहीं होना। मैंने एग्जांपल बताया था आप लोगों को, नंबर 3, है ना। अगर कल के दिन किसी को अंदाजा हो गया कि कोई चीज का भाव बढ़ने वाला है
तो लॉ क्या बोल रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होना चाहिए, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, कल के बारे में अंदाजा हुआ तो लोगों ने क्या किया, आज ही नमक भरना शुरू कर दी, तो ऑटोमेटिकली इसका डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से इंक्रीज हुआ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से। उसी की तरह अगर किसी को अंदाजा हो जाएगा कि कल के दिन भाव गिरने वाला है, जैसे कि गोल्ड के अंदर आप लोग ने देखे रहेंगे, किसी की मम्मी डैडी अगर सोना खरीदने का प्लान बना रहे तो गोल्ड का रेट अभी कुछ दिन पहले आप लोग अगर देखे रहते तो 170 तक के पहुंच गया, यानी कि 1,65,000, 1,68,000, 170, और अभी कितना आ चुका है, 1,40,000 रुपीज तक के आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो चुका है, प्राइस ऑफ गोल्ड लगभग इतना रेट कभी भी आज तक के गिरा नहीं, गोल्ड का रेट आज तक के कभी भी इतना परसेंटेज, मतलब 170 से लेकर 130, 30,000 रुपए कम, तो 30,000 रुपए मतलब लगभग 20% प्राइस इसका डाउन हुआ है, और आज तक के कभी भी इतना डाउन नहीं हुआ है। होता था 2% कम होता, 3% कम होता, 5% कम होता था, लेकिन इसका डाउन नहीं हुआ है। डिफरेंट रीजन है, आप लोगों ने सुना भी रहेगा, जो अमेरिका और इजराइल के वॉर थे ना, जिसके बीच में दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो वॉर को हम लोगों ने फिनिश कर दिया है, जिसकी वजह से गोल्ड के ऊपर टेंशन जो ज्यादा था, मतलब गोल्ड का रेट तो बढ़ चुका था, है ना, वो रेट कम हो चुका है। गोल्ड का एक्सपेक्टेशन था कि भाई 2 लाख, मतलब 2026 के एंडिंग तक के गोल्ड का रेट 2 लाख रुपए तक के जाने वाला था, लेकिन इसकी वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली फॉल हो चुका है। अब फ्यूचर में वो जब स्टेबल हो जाएगा तो मे भी शायद वो प्राइस बढ़ जाए, लेकिन अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर जिसको गोल्ड परचेज करना है तो एक सस्ते भाव के अंदर मार्केट के अंदर मिल रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर अंदाजा हो गया किसी को कि आने वाले टाइम पे हम लोगों को और ज्यादा सस्ते में मिलेगा, अभी भी कोई एक्सपेक्टेशन करके बैठा है कि गोल्ड 1 लाख रुपए तक गिरने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, अपने आज के डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना, आज नहीं खरीदेंगे भाई, वेट करेंगे, जैसे ही गोल्ड का रेट 1 लाख तक के पहुंचेगा लोग परचेज करेंगे। अभी कल के दिन ही 5,000 रुपए से कल के दिन गिरा, है ना, कल के दिन ही क्या हो गया, 5,000 रुपए से फॉल हुआ, है ना, उसके पहले 4 दिन पहले 7,000 रुपए 1 लाख पे गिरा, तो इतना गोल्ड के अंदर डिफरेंस होता है कभी नहीं देखा गया। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी डिमांड के अंदर फर्क पड़ जाता है। ठीक है, नो चेंजेस इन टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस, है ना, तो टेस्ट के अंदर, हैबिट के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर चेंजेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी हम लोग ने कल के दिन देखा है कि अगर आदमी का टेस्ट चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली वो डिमांड के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट कर देता है। तो लॉ बोलता है कि टेस्ट पे चेंजेस नहीं आना चाहिए। हैबिट वाला मतलब कोई आदमी की अगर हैबिट है और उसके ऊपर लॉ लगाने के लिए देखा जाए तो उसके ऊपर भी लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बराबर है, क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है। तो उसको जितना भी हम लोग कंजप्शन के लिए दे रहे हैं, प्राइस कितना भी बढ़ा दें, है ना, जैसे कि एक ड्रंकर्ड है, एक शराबी है, शराब का भाव कितना भी बढ़ा दो लेकिन लेने के लिए तैयार है ना। आप लोग देखेंगे सबसे बड़ी एग्जांपल, लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे पहले शराब की दुकान खुली थी, दारू की दुकान। आदमी राशन ना खरीदते हुए पहले दारू खरीद रहे थे, क्योंकि वो हैबिचुअल गुड्स थे। तो हैबिचुअल गुड्स के ऊपर प्राइस का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्राइस को कितना भी बढ़ा दो, बट वो हैबिचुअल गुड्स है तो हैबिचुअल आदमी खरीदेगा ही खरीदेगा, इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं करता। आदमी एक मतलब खाना जो है वो हैबिचुअल नहीं, कोई चावल नहीं खाएगा तो रोटी खा लेगा, रोटी नहीं खा लेगा तो मार्केट से रेडीमेड ब्रेड लेके आके खा लेगा, होटल में मंगा के खा लेगा। लेकिन शराब के लिए तो कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं था लोगों के पास में। लोगों ने कैसे कैसे करके उतने दिन सबर किया भी नहीं, है ना, बराबर अनाज मिलना बंद हो गया था, है ना, बराबर चीजें लोगों को मिलना बंद हो गई थी, लेकिन शराब मिलना बंद नहीं हुआ, है ना। आप लोग देख सकते हो हर जगह पे गली गली में कोई ना कोई तो ब्लैक कर ही रहा था वो टाइम पे सिचुएशन में, तो वो सप्लाई हो रहा था। तो हैबिचुअल गुड के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है डिमांड के चेंज, डिमांड का, लॉ डिमांड का। नो चेंजेस टैक्सेशन पॉलिसी, मतलब पॉलिसी चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस चेंज होगा, प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होगा, इसकी वजह से प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये पूरे के कुछ एग्जाम्पशन अगर ध्यान से देखो ना, हमारा कल वाला आंसर ही है। कल हम लोग ने कौन सा आंसर पढ़ा था, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड बढ़ा था। यहाँ पे देखो ये सारी चीजें वही है, लगभग चीजें आप लोगों को वही है कि आगे पीछे ऐड करके उसने नया वर्ड बनाया, तो इसकी वजह से अगर डिटरमिनेंट कर लोगे उसका यूज करके आप लोग ये अजम्पशन बना, ठीक है। अब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, मतलब लॉ इन चीजों पे नहीं लगे, है ना, मतलब इन लोगों को, इनको छोड़कर। कंडीशन का मतलब लॉ लगाने से पहले ये चीजें होनी चाहिए, और एक्सेप्शन का मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें होगी ना तो लॉ फेल हो जाएगा। क्या सबसे पहले बोल रहे हैं कि गिवन या पैराडॉक्स प्रोडक्ट, गिवन या पैराडॉक्स प्रोडक्ट किसको होते हैं, तो ये याद रखना आप लोगों को। गिवन गुड किसको बोला जाता है, इंफीरियर प्रोडक्ट। इंफीरियर किसको बोलते हैं, वर्ड इंफीरियर का मतलब क्या होता है, खराब, है ना, ऐसा प्रोडक्ट जो जल्दी खराब हो जाए या जो खराब हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, इंफीरियर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब बहुत दफा आप लोग ने देखे रहेंगे, यहाँ पे भी सब्जी मार्केट के अंदर भी होता है। आप इवनिंग के टाइम पे जाओ, है ना, अर्ली इवनिंग के टाइम पे, यानी कि आप लोग 5 बजे जाओ, 6 बजे जाओ, है ना, जो भाटी वाले के पास में आप लोग जाओगे कि भाई ये तुम्हारे पास में एग्जाम्पल पालक है या सोआ है या कांदा बटाटा, जो इसका भाव पूछा आप लोग ने 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया आपको बोला,
दिन ढलते जाएगा, दिन नहीं शाम ढलती जाएगी, रात के वक्त में वही 25 रुपए वाली पालक आपको एकदम रात नहीं, मतलब रात को 10 बजे 9 बजे के बाद में 10 बजे 11 बजे आपको 10 रुपए में देने के लिए तैयार हो जाए। क्यों ऐसा होता है? हाँ, क्योंकि अच्छा तो छट जाता है ना। टमाटर के केस में होता है, देखो है ना, हम लोग टमाटर लेने के लिए आते हैं तो पहले अच्छा कड़ा टमाटर लोग ले लेंगे और भर लेंगे, और बाद में नरम क्या रखते हैं तो साइड में रखते थे। अब दुकान वाला क्या करता है, फिर वो नरम को जमा करके रखेगा और लास्ट में रात को 10 के बाद में क्या करेगा, उसको सस्ते भाव में बेच देता है। क्यों? क्योंकि वो कौन सा गुड्स है, पैराडाइज। अब यहाँ पे एक प्राइस गिर रहा है ना, प्राइस क्या करेगा, वो 25 रुपए किलो 30 रुपए वाला टमाटर है, वो रात के वक्त में कितने में बेचेगा, 10 रुपए में। लेकिन फिर भी पब्लिक लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं लेंगे पब्लिक, इसको बोलो? गुड्स खराब है, क्योंकि हाँ, इंटीरियर खराब, अनवेस्टेज नहीं है, वो यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इंटीरियर वो बहुत हद तक के हम लोगों के यूज में नहीं आ सकता है, या ऐसा कि उसमें से वेस्टेज ज्यादा निकल जाएगा हम लोगों का, तो ये प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट गुड्स हो गया या पैराडाइज गुड्स होते हैं, यानी कि इंटीरियर प्रोडक्ट होता है, इनके ऊपर लॉ नहीं लगता है। लॉ क्या बोलता है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ना चाहिए। तो लॉ के हिसाब से तो जब शाम के टाइम पे वो 25 रुपए किलो टमाटर का रेट उसने 10 रुपए किया तो उसकी दुकान पे लाइन लग जानी चाहिए लॉ के हिसाब से। लेकिन रियलिटी में होता क्या है, लोग उसको पूछते भी नहीं है। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो इंटीरियर, वरना इसके इंटीरियर के ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, इंटीरियर के ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, याद रखेंगे। उसके बाद में प्रेस्टेज फूड, प्रेस्टेज फूड किसको बोलते, बोलो? प्रेस्टेज, बोल प्रेस्टेज का मतलब हाँ, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल वाले है ना, एक्सपेंसिव चीजें या वैल्यूएबल चीजें होती है। तो एक तो खराब चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और एक बहुत अच्छी सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट के ऊपर ही लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना, प्रेस्टेज फूड यूज कौन करता है, बोलो? एकदम हाँ, लग्जरियस प्रोडक्ट जो होता है वो कौन यूज करता है? सबसे वो गाड़ियों में गाड़ी है ना, जो महंगी गाड़ी होती है, कौन सी होती है? हाँ, ठीक है। अब वो ट्रक है या फरारी है या मर्सिडीज कार है, बस है ना। तो ये जो महंगी गाड़ियां हैं वो करने वाले कौन होते हैं? हाँ, एकदम हाई रिच क्लास वाले होते हैं, बराबर है। अच्छा, वो इन गाड़ियों को क्यों यूज करते हैं, बोलो? बाकी की गाड़ियां भी तो रहती है ना, इन गाड़ियों को क्यों यूज करते हैं? स्टैंडर्ड दिखाने, बराबर। मेन रीजन क्या होता है, अपनी वैल्यू, अपनी स्टैंडर्ड है ना। जैसे हमारे पास में रोल्स रॉयस कार है ना, या हमारे पास में मर्सिडीज बैंड है, या अभी यहाँ पे खुला था कौन सा, टेस्ला है ना, टेस्ला, हमारे पास में टेस्ला कंपनी की कार है। लोग अपनी वैल्यू बताने के लिए क्या करते हैं, महंगी कार खरीदते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि का रेट कम हो गया शाम, अगर ऐसा हुआ कि वो गाड़ियों का रेट कम हो गया, बराबर है, तो क्या होगा, बोलो? अगर गाड़ी सस्ते में मिलने लगी, जैसे कि टेस्ला हो गया, दूसरी कार आप लोग ने बोला, वो सस्ते में मिलने लगेगी, तो क्या होगा, सब खरीदेंगे है ना। तो लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा है ना, क्योंकि भाव क्या हो रहा है, कम। तो वहां पे जो लग्जरियस लोग होंगे ना, वो इसको अवॉइड करेंगे। जैसे कि उसकी बेस्ट एग्जाम्पल मालूम है आपको, आने वाले 4-5 साल, 5 साल नहीं होते भी ज्यादा साल हो रहेगा शायद, नैनो कार आई थी, टाटा की नैनो कार, बराबर है। और वो लॉन्च होते ही पूरी तरीके से पिट गई थी, है ना, पिट गई थी, जबकि वो इंडिया की सबसे चीपेस्ट कार थी। स्टार्टिंग में उसका जब लॉन्च हुआ था ना, 99,000 रुपीज में कार की गई, और मैं 99,000 में यहाँ पे बाइक पे नहीं मिलती है ना। अभी बाइक वगैरह लेने के लिए जाओ तो 1,30,000, 1,35,000, 1,50,000 में। पर टाटा कंपनी ने ये सपना देखा, उसने ऐसा विश किया था कि मैं चाहता हूं कि इंडिया के अंदर गरीब आदमी भी कार चलाए, है ना, ये सोच थी है ना। तो उसने क्या किया कि ऐसी कार लॉन्च किया जो 99,000 रुपीज में उसने लॉन्च किया और पब्लिक में प्लेस किया। अब उसने क्या किया मालूम कि अब कार जो यूज करने वाले कौन है ना, हायर क्लास वाले लोग, ठीक है। अब 99,000 में जब उसने प्रोडक्ट लाके रख दिया ना, तो वहां पे प्रमोशन करने के टाइम पे भी उसने थोड़ी सी गलती कर दिया। प्रमोशन करने के टाइम पे उसने सस्ती कार कर दिया, मतलब सस्ती कार। तो अब ये सस्ती कार में जो सस्ती या चीप वर्ड आ गया ना, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट चला गया। यार मैं ये वाली कार अगर नैनो कार लेके जाऊंगा तो बोलेंगे क्या सस्ता आदमी है ना, सस्ती कार चला रहा है मतलब सस्ता आदमी है ना। तो ये मेंटेलिटी हो जाएगी। इसके वजह मैं 1 लाख रुपए वाली बाइक लेके जाऊँ तो अलग बात है, लेकिन 1 लाख रुपए की मैं कार लेके जाऊंगा तो लोग बोलेंगे क्या सस्ती कार है। तो जो क्लास थी, जो कैटेगरी ऑफ पर्सन है जो कार खरीदना चाहिए था, उन लोगों ने भी उनको अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि अपना प्रेस्टीज गिर जाए है ना, अपनी वैल्यू गिर जाएगी, उसको चलाने की अपनी वैल्यू। इसकी वजह से वो नैनो कार लॉन्च होते ही पिट गई, और जो एक्सपेक्टेशन था कि जैसे चलना चाहिए वैसा मार्केट में प्रोडक्ट नहीं चला था, और ऑन द स्पॉट उसने उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। इसी वक्त
उसके कुछ वर्ष के बाद में उसके अंदर इंप्लीमेंट करके 1,35,000 1,40,000 में उसने लॉन्च किया था, है ना। वो धीरे धीरे करके अभी अगर देखो तो 2.25 लाख या 2.5 लाख तक के वो नैनो कार जो है वो अवेलेबल होती है, बट वो भी अवेलेबल है क्या नहीं है वो अंदाजा नहीं है, लेकिन 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर के रेंज में वो जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो इस कैटेगरी में प्रेशर बुक की कैटेगरी में यही होता है कि अगर दिमाग में नेगेटिविटी आ गई ना तो जो खरीदने वाला रहेगा वो भी नहीं खरीदे। तो प्रेशर बुक के अंदर ऐसा ही होता है कि लग्जरियस बुक है, डायमंड नेकलेस, है ना, वो लोग टाइटल यूज करते हैं प्रेस्टीजियस के लिए, अपनी वैल्यू को दूसरों से अलग बताने के लिए। लेकिन मार्केट के अंदर अगर वो सस्ता होना शुरू कर लिए तो लोग खरीदना ही छोड़ देंगे, तो क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू अब मार्केट के अंदर नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, है ना। तो लॉ के अंदर ये भी है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर हो गया स्पेकुलेशन में, द लॉ डज नॉट होल्ड द ट्रू व्हेन द एक्सपेक्टेशन प्राइस राइज हार्ड। इनके अगर फ्यूचर के अंदर प्राइस कम होने वाला है या बढ़ने वाला है तो लोग अपने प्रेजेंट डिमांड को कम या ज्यादा कर देंगे, ना कि फ्यूचर का वेट करेंगे। तो ये इसका एक्सेप्शन है कि इसके ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्राइस इल्यूजन, ये भी लोगों की एक सोच होती। प्राइस इल्यूजन का मतलब क्या होता है? जो एक लोगों की सोच होती, सोच का मतलब कि अगर चीज सस्ती है मतलब खराब क्वालिटी होगी, अच्छी नहीं होगी, है ना। सस्ती मतलब प्राइस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और चीजें महंगी है मतलब क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास है। ये लोगों का प्राइस इल्यूजन बन चुका है, मतलब लोगों की सोच बन चुकी है। तो ऐसी चीजें या ऐसे प्रोडक्ट जिसके अंदर लोगों का ऐसा डिमांड लग चुका है, सॉरी ऐसी सोच लग चुकी है, उसके अंदर भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, है ना। अब बहुत सारी एग्जांपल इसके अंदर भी देखो कि जिसका भाव अगर ज्यादा होता है वो चीज हमको मार्केट में सस्ते में मिल सकती है लेकिन फिर भी महंगे दामों में बिकती है। बहुत सारी एग्जांपल आप लोग देखो, बराबर है ना। तो मॉल वगैरह के अंदर भी आप देखो जो प्रोडक्ट होता है वो मिनी कॉस्टली में मिलता है, बाहर आप लोगों को दूसरी दुकानों में, शोरूम के अंदर या शॉप के अंदर वही चीज आप लोगों को सस्ते रेटों में मिलती है। अब यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस नहीं होता है, मेंटेनेंस का भी खर्चा हो जाता है। कि कोई शॉप अगर एग्जाम्पल अगर कोई मॉल में ओपन है ना, और कोई शॉप एक रेलवे स्टेशन के बाहर कोई एक छोटी सी दुकान लेकर चालू कर रहा है और सेम कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आकर दोनों बेच रहे हैं, तो मॉल के अंदर अगर कोई दुकान खोला है तो उसको रेंट उसको लाखों रुपया देना पड़ेगा, और स्टेशन के बाहर अगर किसी बंदे ने दुकान खोला है तो उसको 20-25-30 हजार रेंट देना पड़ेगा। तो ये जो रेंट का वसूली होगी वो कहाँ से करेंगे? प्रोडक्ट को बेच के करेंगे। तो मॉल वाला उस चीज का प्राइस वो हिसाब से लगाता है और शॉपकीपर जो रहेगा छोटा सा वो चीज का प्राइस वो हिसाब से लगाता है। तो डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे? प्राइस इल्यूजन होता है, लोगों की ये सोच होती है कि भाई ज्यादा प्राइस है तो इसका मतलब क्या होगा? क्वालिटी अच्छी होगी, और सॉरी मतलब ज्यादा प्राइस है तो हम लोगों को ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, और कम ऐसे मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। तो प्राइस का पहले से लोगों को अंदाजा हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी बड़ी एग्जाम्पल है। अदरवाइज लोग ऐसा करते भी ना, आप लोग देखो ना, आज से कुछ सालों पहले जब से आप लोग देखोगे कि हर सेक्टर के अंदर कॉम्पिटिशन इंक्रीज होने की वजह से प्राइस बहुत ज्यादा लो हो चुकी है ना। रिचार्ज का देख लो आप लोग, है ना, बराबर। आज से कुछ वक्त तो पहले, सालों साल पहले रिचार्ज कितना महंगा हुआ करता था, बराबर, काफी महंगा। अभी आप लोगों को पता कि नहीं पता है ना, नेट के रिचार्ज के लिए अलग, कॉलिंग के लिए अलग करना पड़ता था, इंटरनेट के लिए अलग करना पड़ता था, ठीक है। 350 वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली 299 रुपए का तो खाली इनकमिंग के लिए अपने को रिचार्ज करना पड़ता। फिर जितनी देर आप बात करेंगे, हर 1 मिनट का आपका 1.5 रुपया कटता है ना। तो फोन लगा देते हम लोग का, तो किसी को हाय हेलो पैसे खाली इतना पूछते थे, 1 मिनट चला गया 1.5 रुपया कट गया। तो आदमी ने अगर 2-4 मिनट अगर बात कर दिया तो मालूम पड़ा कि 5-7 रुपया उसका कट गया। तो आप सोचो कि आप लोगों के पास में फोन है, दिन भर में कितनी मिनट बात करते थे, बराबर है। कॉल लोगों आपको अगर देखोगे तो कॉल लोगों में मालूम पड़ेगा दिन भर में आदमी अगर 30 मिनट भी बात कर लिया, 1 मिनट का अगर 1.5 रुपया लगा, 30 मिनट का 45 रुपया हो गया, 45 रुपया एक दिन का, तो 10 दिन का 450 रुपया हो गया, और 1 महीने का आप लोगों का कितना हो गया? 12, यानी कि 1350 रुपए। तो 1350 रुपया खाली कॉलिंग में अगर चले गया आदमी का, इनकमिंग के लिए 299 का रिचार्ज अलग कर रहा हो और नेट इस्तेमाल करना है तो नेट हम लोग ने देखा 99 रुपीज में 1 GB 1 महीने के लिए। अगर हाँ 99 रुपीज में 1 GB का नेट का रिचार्ज आता था और वो 1 महीना अपने को चलाना है ना। तो 1 महीना हम लोग कैसा करते थे, नेट चालू किए, फटाफट व्हाट्सएप के मैसेज आ गए, है ना। तो व्हाट्सएप पे इंस्टा वगैरह तो था नहीं, सब पे जो भी मैसेज आ गए थे, आ जाता था, सीधा नेट बंद कर दिया। फिर एक एक करके मैसेज चालू करते थे और उसको रीड कर देते, उसका रिप्लाई कर देते थे, है ना। नेट बंद में, है ना। फिर बाद में नेट चालू है, फिर उसके बाद में दूसरा मैसेज पढ़ा, उसका रिप्लाई किया, फिर तीसरा मैसेज पढ़ा, उसका रिप्लाई कर दिया, कर दिए। फिर फटाक से नेट ऑन किए, सारे मैसेज डिलीवर हो गए, फिर फटाक से नेट बंद कर दिया, है ना। डाउनलोडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, डाउनलोडिंग कोई करता ही नहीं था।
है ना। और वो टाइम पे क्या जो जी अभी आप लोग देखोगे तो 5G चल रहा है आप लोगों का, पहले 2G या 3G चलता था ना, तो इतनी उतनी तो उतने जल्दी नेट नहीं जाता था। तो सोचो कि वहां पे प्राइस कितना ज्यादा था, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ, जियो ने जब से आया है ना, जियो ने अपने को जीने का मौका दे दिया है ना। आप तो 3.5 रुपए के अंदर क्या कर रहे हैं, नेट भी एकदम दिन भर इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉलिंग भी 24 घंटे बात करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकमिंग तो अपने को फ्री रहता है, उसका कोई चार्ज अपने को देना नहीं है। तो 300-350 रुपए में अपना ये काम हो रहा है, ठीक है ना। तो कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, लेकिन इनका बेनिफिट भी हुआ है। तो प्राइस रिडक्शन क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा प्राइस है मतलब अच्छी क्वालिटी है, कम प्राइस है मतलब खराब क्वालिटी। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इग्नोरेंस। कभी कभी इग्नोरेंस की वजह से भी क्या हो जाता है कि हम लोगों को लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। और क्या बोल रहा है, प्राइस बढ़ेगा कोई डिमांड कम होना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के वक्त में है ना, आप लोगों के पेरेंट जो है ना, डैडी जो है स्टेशन से बाहर निकले, और स्टेशन से बाहर निकले और उसी वक्त में मम्मी ने आप फोन कर दिया कि भाई आज जाते कल के लिए सब्जी लेके आ जाना, है ना। और 3-4 लिस्ट बता दिए कि भाई कांदा लेके आ जाओ ना, टमाटर लेके आ जाओ, 4-5 चीजें बता दी। अब कोई हम स्टेशन के अंदर बाहर ही वेजिटेबल मार्केट है ना, वो बाहर निकले। अब वो बेचारे जो डैडी हुआ करते वो कभी बाजार जाते नहीं, उनको तो पता नहीं रहता है कांदे का भाव क्या चल रहा है ना, टमाटर का भाव क्या चल रहा है, भाजी का भाव क्या चल रहा है। दुकान पे गए, दुकान वाले ने बोला कांदा 30 रुपए है, लेकिन वो आदमी को देखा, बोला आदमी लोग जल्दी बेवकूफ बन गए ना, तो 30 का उन्हें 40 बता दिया, बराबर है ना। भाई पालक भाजी का जो 20 रुपए रेट था उसका 30 बता दिया, 40 बता दिया। और ऐसा बताते बताते उसने महंगे में, मतलब जो चीज कम भाव में आनी चाहिए थी वो ज्यादा भाव में उसने क्या कर दिया, चिपका दिया, है ना, डैडी को। और डैडी खुशी खुशी घर में ले गया, बोले देखो मैंने आज कितना ज्यादा सामान लेके आया। घर में ले गया, घर में थैली खोल के मम्मी को दिखाया, बोले देखो आज लेके लाया, कैसे अच्छी शॉपिंग करके आया मैंने, है ना। तो क्या रोज शॉपिंग करती थी, का लाया, ये लाया, ये लाया ना। मम्मी बोली रुको जरा, है ना, क्या बोली कि भाई रुको, देखो ये क्या बोली क्या है, बोले कि भाई 30 रुपया, बोले यहाँ पे 30 रुपये बाहर मिलता है, तुमको गोरेगांव इसके लिए लाने पड़ी थी ताकि वहां से सस्ते में लेके आओ, तो तुम तो उल्टा महंगे में उठा के लेके आ गए, बराबर है। अब ऐसी सिचुएशन क्यों, अगर क्योंकि डैडी को रेट मालूम ही नहीं था। अगर उनको मालूम रहता कि भाई यहाँ पे मार्केट में 20 रुपया रेट चल रहा है, तो मे भी वहां पर वो बार्गेनिंग कर लेते, या बोलते कि भाई 20 रुपए का रेट चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे तुम्हारे पास 30 रुपए में क्यों खरीदे, इग्नोर करके दूसरी दुकान पे जा सकते थे। तो उनको ये बात पता ही नहीं है कि भाई मार्केट में रेट क्या चल रहा है, तो इसी को बोलते हैं इग्नोरेंस। उसने प्राइस को इग्नोर किया, जिसकी वजह से उसको चीजें महंगे दाम में मिल गई। लॉ एप्लीकेबल यहाँ पर भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा नहीं है, प्राइस उतना ही है, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से ऑटोमेटिकली तुम क्या कर रहे हैं, महंगे दामों में चीजों को खरीद, ठीक है। नेक्स्ट लेकर हैबिचुअल, तो हम लोग ने यहाँ पे भी पढ़ा, आप कितना भी भाव बढ़ा उसके डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लॉ क्या बोल रहा है, ये प्राइस बढ़ेगा तो ही डिमांड कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम शराब को कितनी भी महंगी कर दो, बराबर है, सिगरेट को कितना भी महंगा कर दो, और क्या क्या नशे की चीजें होती है क्या मालूम है ना, कितना भी महंगा कर दो, पर कस्टमर क्या करेगा, हैबिचुअल गुड वाले जितने भी सामान है उसको महंगे दामों में भी खरीदने के लिए तैयार रहेगा। कल मैंने बताया था आदमी क्या क्या बेच देता है ना, लोग अपने घर के बर्तन बेच देंगे, घर के जेवर बेच देंगे, है ना, बराबर जो मिले सब बेच डालेंगे, लेकिन उनको नशा चाहिए तो चाहिए। तो ये एक सिचुएशन होगी जहां पर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ये पूरा लॉ का आंसर है, आप लोगों को अच्छे तरीके से लर्न करना रहेगा। तो ये आप लोग जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है वो इसको लिख लेंगे इसमें, ठीक है। और रीड करके इसको अच्छे तरीके से